एस्ट्रोलॉजी में हम नवमांश कुंडली अक्सर देखते हैं। अक्सर लोगों को आदत है कि वह D1 के पहले D9 देखे। हालांकि D1 इज अ बेस। लगन कुंडली आपका आधार स्तंभ है। उसके बिना नवमांश देखो या कोई भी वह कुंडली देखो, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि प्रॉमिस आपको D1 ही देता है। आपके चार्ट का प्रॉमिस, आपके प्रारब्ध आपको D1 ही डिफाइन करता है। इसलिए नवमांश कुंडली देखना सेकेंडरी, आप नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, लेकिन लगन कुंडली देखना अनिवार्य है। अब नवमांश कुंडली में एक कंसेप्ट है 64वां नवमांश, 64th नवमांश। और एक दूसरा कंसेप्ट है उसी के साथ, डेक्कन कुंडली में 22वां डेक्कन। अब ये कंसेप्ट में कहावत यह है कि यह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि वह आपकी नवमांश कुंडली खोलते हैं और 64वें नवमांश को देखना चालू करते हैं, एंड दे ट्राई टू डिकोड समथिंग, एंड दे विल से ओह 64वां नवमांश एक्टिव है, 64वें नवमांश में यह ग्रह है, उसका गोचर है, उसका गोचर है, इसकी वजह से आपको ये कष्ट हो रहा है। बट रियलिटी ऐसा नहीं है। हाँ, ये काम करता है, लेकिन कैसे काम करता है वो हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो 64वें नवमास को थोड़ा हम डिकोड करेंगे। और 64वां नवमास जो होता है वो 8 8 64 होता है, 8 × 8, मतलब शनि का दूसरा रूप, सैटर्न स्क्वायर। और सैटर्न स्क्वायर होने के कारण, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, सैटर्न स्क्वायर होने के कारण ये एक प्रकार से उस तरह का रिजल्ट जनरेट करता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी मैथमेटिक एक साइंस है, और मैथमेटिक को जब आप एस्ट्रोलॉजी में यूज करोगे तो रिजल्ट चमत्कारी होंगे। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है, और 2 का क्यूब 8 होता है। ऐसे 3 का वर्ग 9 होता है और 3 का क्यूब 27। ऐसे ही 4 का वर्ग 16 और 16 और 4 का क्यूब 64 और 8 का वर्ग भी 64। ठीक है। अब इसमें जो संख्या बल है, उस संख्या बल को आप प्लैनेट से लिंक करेंगे। 2 नंबर किस प्लैनेट को मिला, 4 नंबर किस प्लैनेट को मिला, न्यूमरोलॉजिकली, और फिर आप उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो आप न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से बहुत प्रॉपर तरीके से लिंक कर सकते हो। ठीक है। इस पे एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया आ जाएगी। कई बार आप जब नंबर काउंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये कैसे काम करता है। मैंने कई देश देखे जहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे 8 नंबर बहुत कम लोग यूज करते हैं। ठीक है। 8 नंबर शनि का है। हालांकि अपने देश में 8 नंबर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अक्सर आप किसी गाड़ी के नेम प्लेट पे देखिए या कोई घर का नंबर, वो सबको कोई दिक्कत नहीं, ओके, क्योंकि हम प्रारब्ध बेस्ड कर्म पे बिलीव करते हैं। ठीक है। चलिए, गोइंग बैक टू 64वां नवमास, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गए हैं। ओह सॉरी। ओके। तो आप देखोगे कि कुल 12 राशियां होती है। 12 राशियों में हर नौ राशि में या हर भाव में 9 नवमांश होते हैं। तो 9 × 12 टोटल 108 नवमांश हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाते हैं हम लोग, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है। एक चीज आपको समझ में आएगा, अगर एक राशि में 9 नवमांश आएंगे, ठीक है जी, तो 7 राशि में कितने नवमांश होंगे? 8 8, 7 राशि में कोई बताएगा? सर 63। 63। तो जो 64वां नवमांश होता है वो 8वें भाव का पहला नवमांश है। जब भी आप कोई कुंडली डिफाइन करेंगे, कोई भी कुंडली बनाएंगे आप, जब भी आप कोई कुंडली बनाएंगे, हमने कुछ कुंडली डिफाइन की थी, मैं एक बार कुंडली निकाल लेता हूँ। ठीक है। जब भी आप कोई कुंडली बनाएंगे तो उसके 64वां नवमांश जो बनेगा वो 8वां घर बनेगा। अब मान लेते हैं ये मेरी कुंडली है। ठीक है। इसी कुंडली को देख लेते हैं आधार स्तंभ में हम।
आठवां घर किसका होता है, कोई बताएगा? इन लॉज का। इन लॉस का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन। और साधना का। अचानक ट्रांसफॉर्मेशन। का। अचानक का। और सडन सडन। सडन। आठवां घर सडन का होता है। जो भी होगा अचानक होगा। ठीक है। आपके जो इन लॉस बने हुए तो अचानक ही बन गए ना। पहले पता था मेरे इन लॉस है। शादी हो गई, इन लॉस बन गए। तो आप देखोगे कि किसी भी घर से जो आठवां होता है वह अचानक का होता है। और जो 64वां नवमांश है वो जो भी चीजें देगा अचानक देगा। अब अगर मैं लगन कुंडली बनाता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे नौ नवमांश आए पहले घर में। ठीक है। यहाँ पे 9 + 9 18 नवमांश हो गए। ठीक है जी। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 27वां। यहाँ पे 36वां। यहाँ पे 45 नवमांश। यहाँ पे 54 हो जाएंगे, नौ नौ ऐड कर रहा हूं मैं। और यहाँ पे 63 हो जाएंगे। और 63 के बाद जो 64वां नवमांश आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, जिसे हम कहेंगे 64th नवमांश। तो स्टार्टिंग की जो डिग्री होती है, स्टार्टिंग की जो 3 डिग्री 20 मिनट, वो होता है 64वां नवमांश। अब मुझे कोई बताएगा कि चंद्र कितने डिग्री पे परम नीच का होता है? कोई तो बताओ। हाँ जी। नहीं पता सर। 3 डिग्री। 3 डिग्री पे चंद्र परम नीच का होता है। और कौन से भाव में होता है? एट्थ। 8th में। अष्टम भाव। अष्टम भाव। अष्टम भाव या फिर वृश्चिक राशि। अब आप मान लीजिए कि ये मेरी काल पुरुष की कुंडली, मैंने चंद्र को लगन में बिठा दिया। तो लगन से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 3 डिग्री पे चंद्र परम नीच का हो जाएगा। अर्थात पहला नौमांश कितने से कितने डिग्री का होता है किसी भी राशि का? 0 to 3.20। 3 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट। अर्थात 200 मिनट का जो ये घंटा होता है, डिग्री एंगल होता है, इसी में पूरा खेल है। और चंद्र यहीं पे परम नीच का हो जाता है। अब लॉजिक समझ में आया कि चंद्रमा परम नीच का क्यों होता है? कि चंद्र को एफर्ट पसंद नहीं है, चंद्र को शांति चाहिए। और ये जो 64वां नवमांश है, क्योंकि अष्टम भाव में पड़ता है, यह क्या कर देता है? मृत्यु तुल्य कष्ट। अब सवाल उठता है कि मैं 64वां नवमांश कहाँ से देखूं? इसके दो विकल्प है। पहला, आप 64वां नवमांश लगन से देखें। और दूसरा, आप 64वां नवमांश चंद्र से देखें। अब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा चंद्र चौथे भाव में है, तो उसका 64वां नवमांश कहाँ पड़ेगा? 11th हाउस में। मतलब जहां चंद्र बैठा हो उसके सामने वाले घर का अगला घर आपका 64वां नवमांश बैठेगा, पहले 3 डिग्री 20 मिनट में। वहां पे कोई प्लैनेट बैठा है या वहां पे कोई प्लैनेट गोचर कर रहा है, तो वह मृत्यु तुल्य कष्ट देने का कारक बन सकता है। कंडीशन अप्लाइड, स्टार मार्क। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। इसीलिए इसीलिए अगर आप शास्त्रों को देखें तो कुछ जगहों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। चंद्र से अष्टम भाव, लगन से अष्टम भाव, इसके साथ साथ, मतलब चंद्र से अष्टम भाव, लगन से अष्टम भाव, इसके साथ साथ वृश्चिक राशि। ठीक है। और मैं जब भी चार्टिंग करता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, जब भी मैं किसी का चार्ट देखता हूँ, तो मैं अक्सर इन चीजों पे मेरा ध्यान चला जाता है अपने आप। ओके, वृश्चिक में कितना डिग्री पे कौन बैठा है? ठीक है। अष्टम भाव में कौन बैठा है? इसमें कौन बैठा है? इसमें। ठीक है। चंद्र से अष्टम भाव में कौन बैठा है? क्योंकि वह उसके मन को प्रिय नहीं होगा, क्योंकि मन वहां पे अनकंफर्टेबल है। तो उसको कंफर्ट देने के लिए उसको वहां पे क्या करने की आवश्यकता होती है? एफर्ट देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ एक कंसेप्ट और है जिसे कहते हैं 22वां डेक्कन डेक्कन।
डेक्कन किसे कहते हैं, हमने उस दिन डिस्कस किया था, थर्ड डिवीजन ऑफ राशि। सही कह रहा हूं? और मृत्यु के लिए या फिर असाध्य रोग रोग के लिए भी डेक्कन चार्ट देखा जाता है, सुना होगा आपने। ठीक है, डेक्कन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, कोई बात नहीं। अब मैं डेक्कन को यहाँ पे डिकोड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पहले भाव में कितने डेक्कन पड़ेंगे, कोई बताएगा? एनीवन? तीन? हाँ जी, कोई बताइए भाई। जी। सर एक, इतना बैच नहीं चल रहा अभी। हाँ, एक राशि में तीन डेक्कन पड़ेंगे, तो दूसरे भाव में कितने पड़ेंगे? तीन प्लस तीन, छह हो गए। तीसरे भाव में नौ हो गए। ठीक है, चौथे में 12 हो गए। पांचवे में 15। छठे में 18। यहाँ पे 21। और 22वां डेक्कन कहाँ पड़ा? अगेन पहले 10 डिग्री तक। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जो पहला 10 डिग्री है वो पड़ा 22वां डेक्कन। तो दोनों ने क्या बताया? दोनों ने वही बताया कि 22वां डेक्कन हो या 64वां नवमांश हो, वह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने का कारक बन सकता है। तो अब आपको कुछ समझ में आया कि एट्थ हाउस क्यों परेशान करता है। अब एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस है कोई चीज हिडन, अचानक। ठीक है, आपका, आपके इन लॉस, आपका पास्ट कर्मा बोल दो, या आपके पास्ट प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल। जब आप किसी का एंसेस्ट्रल गेन्स देखते हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देखते हो, कहां से देखते हो? एट्थ हाउस से। एम आई राइट? जी सर। तो वो जो एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट होता है तो हम उसको कहीं ना कहीं ट्रबलसम मानते हैं। हम उसको ट्रबलसम मानते हैं, और वो ट्रबलसम भी ऐसा है कि वो आपको दिक्कत देने का कारक बन सकता है। अब जो 64वां नवमांश है उसको लेकर के, या 22वें डेक्कन को लेकर के कुछ चीजें कही गई है। अब उन चीजों को आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। मैं यहाँ पे नोट डाउन करना चालू करता हूँ, आप भी नोट डाउन करेंगे। पहला, लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस। ठीक है, अर्थात आठवें घर का स्वामी आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में जो भी आठवें घर का स्वामी होगा वह दूसरा अष्टम में बैठा प्लैनेट। ठीक है जी। तीसरा अष्टम पे दृष्टि डालने वाला प्लैनेट। चौथा 22वें डेक्कन का स्वामी। और पांचवा 64वें नवमांश का स्वामी। ठीक है, छठा अष्टम के स्वामी के साथ बैठा प्लैनेट। मतलब उसके साथ कोई प्लैनेट बैठा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अष्टमेश, एट्थ लॉर्ड का शत्रु।
इनमें से कोई भी दशा लॉर्ड के साथ या लगन के साथ ट्रिगर कर जाए तो वह आपको मृत्यु दे सकता है। इनको कहा जाता है छिद्र ग्रह। सुना आपने कंसेप्ट? अब इसका उपाय क्या है? एनीवन कोई बताएगा? इन सब में एक चीज हमने कॉमन पाया। क्या पाया? कि यह सभी एट का हाउस। संबंध किससे बना? अष्टम से बना, एट फर्स्ट किसी ना हाउस। किसी रूप से। राइट। जी। लास्ट वीक हमने ये देखा था कि लगन कुंडली से D9 कैसे बनाना है। ठीक है। अब हम उस D9 में एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो 22वां डेक्कन हो या 64वां नवमांश हो, ठीक है, वह कैसे रोल प्ले कर रहा है आपके चार्ट में। अब इन 7 चीजों को जब हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो आप ये पाओगे कहीं ना कहीं ये 8th हाउस के एट्रीब्यूट्स ले रहा है। तो जब हम रेमेडियल फॉर्म में जाएंगे तो एक चीज हमें बहुत क्लियर समझ में आती है कि जब तक मैं 8th हाउस के एट्रीब्यूट्स को यहां पे जस्टिफाई नहीं करूंगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए कई बार रेमेडियल फॉर्म में आप देखोगे कि व्यक्ति को 8th हाउस के कर्म बताए जाते हैं। हालांकि थोड़ा पेनफुल है, उसके लिए एफर्ट्स बनेगा, लेकिन वो उसकी रेमेडी है। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स को आप देखोगे कि अष्टम का रत्न भी दे देते हैं। डेफिनेटली इनिशियली बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी है। क्योंकि अष्टम भाव में जब भी आप देखोगे तो अष्टम भाव में केवल 8th का लॉर्ड ही नहीं होता है, ये इतनी चीजें आती है। अष्टम का लॉर्ड हो गया, अष्टम में बैठा प्लैनेट हो गया, अष्टम पे जिसकी दृष्टि होगी वो हो गया, 22वां डेक्कन का स्वामी हो गया, 64वें नवमांश का स्वामी हो गया। अष्टमेश जिसके साथ बैठा हो कंजंक्शन में, और अष्टमेश का शत्रु। मित्र ग्रह शत्रु ग्रह का आपने कंसेप्ट सुना ही होगा, आपने पढ़ा है उसको। इसमें तो कोई शक और संशय आपको है ही नहीं। और खास करके उसमें से भी कोई प्लैनेट राहु या केतु के साथ बैठ जाए, या राहु या केतु का इफेक्ट उस पर है, या मून जैसा प्लैनेट इन्वॉल्व हो जाए, तो वह एक्चुअल में मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। स्पेशली आप जब केसेस देखोगे जहां पे किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, ये सुसाइडल थॉट आते कहां से? उसके पीछे केवल 2 हाउसेस कारक बनते हैं। एक है 8th हाउस, दूसरा है 12th हाउस, कोई दूसरा नहीं। उसके सबकॉन्शियस माइंड पे इतना आघात पहुंचता है कि वह व्यक्ति ऐसे डिसीजन लेने के लिए बाध्य हो जाता है। आप ये कह सकते हैं। अब इनकी रेमेडी अगर आपको करनी हो तो अष्टम की रेमेडी करनी होगी। अब आप में से कोई बताएगा कि अष्टम भाव की रेमेडी क्या है? एनीवन? साधना। 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 ठीक है, और कुछ? रिसर्च। सेवा सर मेडिटेशन। सेवा एक एक करके, पशुओं रिसर्च की में लग सेवा। जाना। एक एक डीप करके। रिसर्च में जाना। रिसर्च में जाना। अब जब आप रिसर्च में जा रहे हो तो रिसर्च का मतलब क्या हुआ? डीप स्टडी। डीप सर कंटेम्पलेशन। जो भी आपका काम है सपोज कनेक्ट। उसमें डीपली घुस जाना, रूट तक जाना। कनेक्ट। कनेक्ट। सिंपल टर्म से बोलूंगा, कनेक्ट। इकडे नाही इकडचा पहिला इकडचा भाव घ्या मोतीलाल ओसवाल आहे मॅम पण तुला बोलायचंय का त्याच्याशी त्यांना बरं वाटावं म्हणून मी चाल हा असू ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहूंगा कनेक्ट। ठीक है, और कोई रेमेडी 8th हाउस की? सर सेवा है सेवा। हाँ जी, सेवा। सेवा सेवा 6th हाउस की सर्वाइव वैसे, ठीक सिक्स है। हाउस। सिक्स्थ हाउस का होता है सेवा। पशु पक्षियों की और? सर्वाइव सेवा। सिक्स हाउस। और? ट्रांसफॉर्मेशन। पशु ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? चेंज। ह्यूज चेंज। मतलब 8th हाउस कहीं मर ना के कहीं वापस चेंजेस की, जीवित होना। 8th हाउस कहीं ना कहीं चेंजेस की बात कर रहा है। 8th हाउस वांट्स यू टू चेंज। वो आपको रास्ता बदलने की बात कर रहा है। Yeah. ठीक है। जब तक आप रास्ता नहीं बदलोगे तब तक आपको वो कष्ट मिलता रहेगा। Sir, but what kind of changes are we talking हाँ, about? यस यस, वी आर गोइंग टू दैट ओनली। जब तक आप रास्ता नहीं बदलोगे आपको रास्ता नहीं मिलेगा।
अब इसमें 2 से 3 चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। अब इसमें से कोई एक केस किसी के चार्ट में एक्टिव हो जाता है, उसको कष्ट हो रहा है। आप एक उदाहरण दीजिए वंदना मैम, आप खुद बताइए कि क्या चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति को कष्ट मिल रहा है उसके बॉस से, उसके जॉब से, तो क्या उपाय बनेगा यहाँ पे? व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम? व्हाट काइंड ऑफ Change ट्रांसफॉर्मेशन? of a चेंज द change जॉब, of approach. Change चेंज ऑफ in Change of अप्रोच, चेंज job. ऑफ behavior जॉब। or behavior? देखो वो अभी देखिए वो डिफाइन होगा डिटेल चार्ट एनालिसिस में। लग्नेश अष्टम में बैठा है, लग्नेश अष्टमेश के साथ बैठा है, लग्नेश इन 7 ऑप्शंस में से किसी के साथ बैठा हुआ है कंजंक्ट में, तो डेफिनेटली उसका चेंज ऑफ बिहेवियर भी एक रेमेडी बन जाएगी। आप समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेमेडी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और जब तक वो व्यक्ति ये रेमेडी नहीं करेगा उसको रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, वो भले रत्न पहन ले, वो पूजा करवा ले, हाँ, वो कोई बड़ी पूजा करवा लेता है तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा, उसको एक बोनस टाइम मिल जाएगा कुछ महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए इसका रिजल्टेंट इफेक्ट थोड़ा सा सौम्य हो जाएगा, नो डाउट। उतना उसको एक टाइम मिल जाएगा कि वो खुद को अडाप्ट कर सके। लेकिन अगर उसने खुद में बदलाव नहीं लाया तो सिचुएशन जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होगा तब तक उसको कोई उपाय नहीं मिल सकता, कोई कितना भी उपाय करा ले। तीसरी चीज, जब हम बोलते हैं कि अष्टम का उपाय करना है तो हम सबसे आसान उपाय जो मेरे लिए दिखता है, मुझे जो दिखता है वो होता है भाई उस व्यक्ति को बोलो कि वो उससे कनेक्ट हो, उसकी साधना में लीन हो। क्यों कहता हूं? वो साधना उपाय जनरेट नहीं कर रही है, उस साधना के कनेक्ट से जो उसके लॉर्ड कनेक्ट होंगे आपके साथ, वो आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं, वो आपके लिए रास्ता दिखाएंगे। वो प्रयास भी करेंगे कि आपको कोई लकीली कोई आपको साथ मिल जाए जो आपका मार्गदर्शन कर सके। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप पूजा करते हो, उपाय करते हो, तभी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। कोई बीमार है, वो पूजा पाठ कर रहा है तो उसको सही डॉक्टर मिल जाएगा। स्पेशली राहु के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि व्यक्ति को रास्ता ही नहीं मिलता है। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, उसको रास्ता नहीं मिलता है। और ऐसे केसेस में व्यक्ति अगर केतु को पकड़ के पूरी तरह से लीन हो जाए तो उसको कोई रास्ता बताने के लिए आ जाएगा। मुझे आज भी याद है, आ, बहुत पहले की बात है, आज के 30 ईयर्स बैक। मेरे पिताजी थे और उनके पेट में कुछ दिक्कत हो गई थी। उन्होंने बहुत इलाज कराया, 1 2 साल लगभग उनका वेट एकदम 40s के भी नीचे आ गया था। ऐसा लगा था कि अब बचूंगा ही नहीं। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाके आए थे, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। एंड में एंड में मेरी मम्मी थी, वो काफी पूजा पाठ करती थी, प्रयास कर रही थी। एंड में जब वो बोले कि अब कुछ नहीं होने वाला है, एक दिन बोले ठीक है, मैं अपने बेसिक जो मेरा फैमिली डॉक्टर उसी को जाके बोलता हूँ कि मुझे क्या एडमिट कर दो, मुझे बचना नहीं है। और उसने केवल 20 रुपए की दवा दी थी, उसको क्लिक हो गया और इनको आराम मिल गया, क्योंकि पेट में एक नस में स्वेलिंग आ गई थी जो अच्छे अच्छे डॉक्टर एक्सपर्ट्स नहीं ठीक कर सके थे आफ्टर ऑल टेस्ट। वो टाइम आया। अब इसको मैं कहूँ, आप एक एंगल से बोलोगे कि अंतरदशा, एक ट्रांजिट या एक अंतरदशा ने ये ट्रिगर किया था और जैसे ही वो निकल गया सॉल्यूशन मिल गया। या दूसरे रूप में आप ये कहोगे कि कहीं ना कहीं जो आपने एफर्ट दिया उसकी वजह से सॉल्यूशन मिला, क्योंकि राहु आपको रिजल्टेंट आउटपुट जनरेट नहीं करने देता है। हालांकि उनका चार्ट तो मेरे पास नहीं है, बट उनके नाम राशि या नाम चार्ट से जो मैं डिकोड कर पा रहा हूँ क्या इवेंट हुआ उस समय। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब भी अष्टमेश इन्वॉल्व होता है तो आपको वहां पे एक साधक बनना होता है। इट रिक्वायर्स एफर्ट एट सर्टन लेवल। आपका ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ जी वंदना, मैं एक आपको सवाल पूछना है। चाह रही हो। यस सर, मेरा ना एक जनरल क्वेश्चन है। जो मैंने आपका सॉरी पिछला वीडियो देखा था जो आपने त्रिक भाव पे अपने शुरू किया था, हम्म। तो अगर आपका भाग्येश ही अष्टमेश के साथ हो, हम्म। जैसे आपने उसमें बताया था कि वो मंदिर में जाके साधना करे, तो क्या बिल्कुल सर ऐसे सिचुएशंस हो जिनके चार्ट में, तो हम उनको ये रेमेडी के तौर पे दे सकते हैं कि आप मंदिर में जाके साधना करें तो आपका उसका भाग्य उदय भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, आप ना कंजंक्शन को ना 2 तरीके से कभी भी जोड़िए। एक है स्वभाव से,
अष्टमेश कौन है, नवमेश कौन है, ठीक है। और दूसरा है भाव से, अष्टमेश और नवमेश का कंजंक्शन है। दूसरा है किसी चार्ट में मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की वृषभ लगन की कुंडली है, या मान लेते हैं कि मिथुन लगन की कुंडली है। तो मिथुन लगन की कुंडली में अष्टमेश और नवमेश दोनों कौन हो गए, शनि हो गए। हाँ जी सर। अब शनि क्या है, शनि किसका कारक है, शनि ग्राउंड लेवल का कारक है, समझने का प्रयास कीजिए। ड्रम लेवल, शनि हाँ जी। बेस का कारक है, गरीबों का कारक है, जानवरों का कारक है, ठीक है। अब नवम भाव कौन सा है, नवम भाव है व्यक्ति का कौन, धर्म, धर्म। मंदिर, धर्म, टेम्पल, गुरु, फादर। भाग्य, गुरु, फादर, लॉन्ग जर्नी, ठीक है। अब अष्टमेश क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन एफर्ट्स, साधक के रूप में। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ हो रही पता है, हम अष्टमेश का उपाय ना उस भाव से कर रहे कि मुझे आउटपुट जनरेट हो। वो भावना जो है ना आपके अंदर से नहीं आ रही है कि मेरी सेवा भाव से आप जा ही नहीं रहे हो। आप जो कर्म कर रहे हो वो ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। दिक्कत यह है कि आपकी चाह वहां पे जुड़ी हुई है, स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और एक चीज समझ लीजिए कि 6, 8, 12 इतने पवित्र भाव है कि वहां पे जब भी आप स्वार्थ से जाओगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। अभी मैं जो लाइव क्लास लेने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, मैं वही समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके रेमेडी काम क्यों नहीं कर रहे। लोग बोलते हैं मैं 10-10 साल से 50 ऑस्ट्रेलर्स को दिखाया, कोई रेमेडी काम नहीं की। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने जो रेमेडी दी है वो रेमेडी बनती ही नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, आप बाहर उपाय ढूंढ रहे हो। दिक्कत यहाँ है। अब इस व्यक्ति को जहां पे शनि कारक है, मैं एक ही बात कहूंगा, मंदिर में जा, मंदिर में जा, गरीबों की सेवा कर, फूड आइटम्स ले, वहां पे गरीबों को बांट, वहां पे जाकर चैंट कर, जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जानवरों के लिए कुछ कर। जो कर मंदिर में कर, जो कर पिता के साथ कर, जो कर गुरु के साथ कर। लॉन्ग जर्नी में जा और उधर भी यही काम करते रहे। मतलब जहां तू बैठ जा, भले तू गंदी जगह पे बैठ गया हो, वहीं पे धर्म को लेके आ जा। कई बार व्यक्ति बोलेगा यहाँ पे कचरा ये है, मैं कैसे पूजा करूं, लेकिन उसके लिए धर्म वही है, वहीं बैठ के अपना मन ही मन सुमिरन करना चालू करो, क्योंकि शनि इन्वॉल्व है। तो रेमेडीज आपको जनरेट करते आनी चाहिए। और एक चीज बता दे रहा हूं मैं आपको, एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल है। आप 9 ग्रहों को देख लो, 9 भाव को देख लो, 12 भाव को देख लो, राशि को ना भी देखो तब भी चलेगा एक लेवल पे। इसके साथ साथ आपको कुछ नहीं देखना है, बस उनके रिलेशनल स्ट्रेंथ को देखना, स्वभाव और प्रभाव को देख लेना, कहानी खत्म। फिर एक क्वेश्चन है। बोलिए अमन जी। इसमें ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ग्रह इन्वॉल्व हो। हाँ हाँ, थियोरेटिकली पॉसिबल है कि सातों के बिल्कुल। सातों हम्म। 9 के 9 ग्रह इन्वॉल्व हो, बिकॉज कंजंक्शन में तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ हाँ तो उस केस में हम कैसे शॉर्टलिस्ट करें कि कौन ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है? हाँ। अब इसमें ना नेचर प्रॉब्लम बहुत मैटर करता है। हम्म। अब व्यक्ति कहता है कि मुझे एक प्रॉब्लम है, चलिए एक आप एक किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करो, क्या प्रॉब्लम है, कोई भी एक प्रॉब्लम बताइए, अपने मन से बता दीजिए। हेल्थ देखो चार देखो, रिलेटेड, करियर रिलेटेड, हेल्थ या करियर करियर। रिलेटेड, बहुत सही। करियर का कारक कौन है, शनि है। करियर का शनि है, कारक कौन है, 10th 10th लॉर्ड है। लॉर्ड है। करियर का जॉब का कारक कौन 6th बन लॉर्ड है। सकता है, हाँ 6th लॉर्ड है, क्या? ठीक है। अब आपने चार्ट में देख लिया, अब उसका करियर का कारक है, जिस फील्ड में वो करियर चुना है उसने, वो भी एक कारक बनता है, ध्यान में रखना। जी। जिस फील्ड में, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब आप इनके इन कारक को पकड़िए, इसीलिए 6 स्टेप रेमेडी मैंने पॉइंट डाला हुआ है, कारक का उपाय करो, वो मैंने एक्सप्लेन भी किया था। जी। अब आपने क्या किया कि उस प्लैनेट को पकड़ा, सैटर्न को पकड़ा, 10th लॉर्ड को पकड़ा, 6th लॉर्ड को पकड़ा, उधर बैठे प्लैनेट को पकड़ा। अब आप देखो कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्या आ रही है। सर बॉस से नहीं पट रही है, बॉस कौन हो गया, 6th तो इन्वॉल्व हो गया, सूर्य। बॉस सूर्य भी है। अब उनको देखो उस चार्ट में कैसे बैठा हुआ है, उनका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू दशा लॉर्ड ट्रिगर कर लो, आपको सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा, उसको क्या चेंज लाने की जरूरत है। उसमें उसका अष्टम भी इन्वॉल्व, तो ही नीड्स ए ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म। 6th इन्वॉल्व, तो उसको बोलना पड़ेगा भाई तुझे खुद इनपुट देना पड़ेगा, तब तुझे आउटपुट अपने आप मिल जाएगा। जी। सही कह रहा हूं? जी। और 12 तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, जब तक मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, मैं कुछ भी करूँ।
और यही कारण है कि जब हम कहते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट, तो 22वां डेक्कन या 64वां नवमांश मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, भले वो मून से हो या लगन से हो, तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि वह आपसे ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है, इट नीड्स अ चेंज फ्रॉम यू। अब अगर इट इज नॉट वर्किंग तो वो सीधा बोल रहा है कि किस क्षेत्र में वर्क नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, बीवी और हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे, आप बोलेगे 64वां नवमांश वहां पे एक्टिवेटेड फॉर्म में है, या फिर 22वां डेकन या फिर अष्टमेश। ठीक है, अब दैट मीन्स यू नीड अ चेंज, आपको अपना अप्रोच चेंज करना होगा। आप क्वेश्चन करना छोड़ दो ना बीवी को, क्या दिक्कत है? आप पूछना छोड़ दो ना, वो करना नहीं चाहता व्यक्ति। तो बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको एडजस्ट करने की बात कर रहा है। जी मार्ग वही है, आपको आपकी गति को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, रास्ता उबड़ खाबड़ है, एक्सीडेंट होगा बॉस, आपको अपनी स्पीड पे कंट्रोल करना होगा। सर, 64वां नवमांश और 22वां विज्ञान अगर हमेशा खराब रहता है कि अगर वो नहीं, और कोई। 64वां जी नवमांश और 22वां डेक्कन तभी खराब रहता है जब उस प्लेनेट के हिसाब से आप नहीं चलते, क्योंकि यह हाउस जो है एक कौशन की बात करता है, आपके कर्म की बात करता है। यह अष्टम भाव में आता है, आपके पूर्व जन्म के जो भी प्रारब्ध है उसको यहाँ पे लेकर के छोड़ देता है। मून को क्या है, एफर्ट्स पसंद नहीं है। मून चाहता है फ्रीडम। आप किसी ठंडी हवा में नदी किनारे झील किनारे बैठ जाओ, मून एकदम पसंद है, मन प्रसन्न हो जाता है, राइट। और यही कारण है कि योगी क्या कहते हैं, पहले इस मन रूपी घोड़े को अपने वश में कर, तभी तू साधक बन सकता है। ये घटिया पॉइंट, क्योंकि जी। आपको इसके अगेंस्ट जाना पड़ता है एक साधक बनने के लिए। हम्म। और इसलिए एक योगी होता है हर जगह प्रसन्न चित्त रहता है, उसने इसको अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो जो, और वही योगी जी अष्टम भाव का कारक बनता है, क्योंकि जब तक आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे आप ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आ सकते। कि चंद मन तो भटकता है, उसको सब कुछ चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। कोई भी प्लैनेट अष्टम से संबंध रखता हो, वो एक ही चीज आपसे डिमांड करेगा, यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन। लग्नेश हो तब भी चलेगा, जैसे तुला लगन हो या मेष लगन हो, उसमें लग्नेश ही अष्टमेश हो जाता है। एम आई राइट? उसको तो और कॉशन रखने की आवश्यकता है, ध्यान रखना। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? जी। हाँ जी, वंदना मैम। सर तो हम जब ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं या हम बोल रहे हैं कि चेंजेस अपने अंदर लेके आने हैं, एक तरफ हम इसको छिद्र भाव भी बोलते हैं। तो फिर वो छिद्र है, मतलब उसके अंदर छेद है, राइट? तो फिर वो तो सब तो, फिर वो कैसे, मतलब आई एम सॉरी, आई एम जस्ट, मे बी दिस इज अ वेरी वेग क्वेश्चन, बट मैं उसको जस्ट कनेक्ट करने की कोशिश, एक तरफ हम उसको बोलते हैं छिद्र भाव है, जो डालोगे वो तो पाताल में चला जाता है। देन हाउ कम, कहते हैं इसका हमको पता नहीं इसकी गहराई कितनी है, 8th हाउस की। 8th हाउस की गहराई तो सच में किसी को नहीं पता है, अनंत है। 8th और 12th हाउस दोनों की, क्योंकि 8th हाउस पाताल है, 12th हाउस आकाश है। दिक्कत तो वही है ना, पाताल की गहराई किसी को पता है ना आकाश की था किसी को पता है। लेकिन इस पे आप तैर तो सकते हो, ये बताइए। आप कोई गहराई जाने के लिए कौन कह रहा है? आप नाव पे बैठिए, तैरिए। अब प्रॉब्लम यह है कि आप ओशन में घूम रहे हो, तो आपकी आपकी नाव भी तो बड़ी होनी चाहिए। छोटा नाव सर वहां पे लाइट डूब हाउस जाएगा। चाहिए फिर। लाइट हाउस चाहिए जो लाइट हाउस बताएगा फिर कहाँ जाना है। दी अदर थिंग है नहीं, सर, क्योंकि लाइट मैंने, हाउस देखिए, लाइट हाउस ना भी हो, मेरी प्रॉब्लम ये है कि 8th हाउस पे अगर आपके पास बड़ी बोट हो, अगर आपके पास बड़ी बोट हो, नेविगेशन सिस्टम है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, राइट, आपको मार्ग पता है, आप चलते रहिए ना। हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी बोट छोटी है, मन रूपी घोड़ा वहां पे अटका हुआ है, और आप बोले मुझे समुंदर पार करना है। समुंदर की लहरें बड़ी जबरदस्त होती, मैं मुझसे डुबो देगी आपको। वो तो है सर, सही वी नीड बोला टू आपने। अंडरस्टैंड दैट वे। तो वहां पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, अर्थात वो सीधा कह रहा है कि भाई इस मार्ग पे चलना है तो तू या तो तू रास्ता बदल दे, मत जा। जैसे कई बार लोग बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, कोई भी चीजें बोलते हैं यार फुल स्टॉप, यहाँ मेरी तेरी नहीं पट रही है यार, लगा लेते बस, बैठ फुल स्टॉप लगा ले, तो उसने अपने मार्ग को बदला ना, उसने फुल स्टॉप राइट। लगाया। तो ये रास्ता कहते हैं या तो भाई तुम फुल स्टॉप लगा लो, या फिर अपने आप को बदल लो, अडाप्ट करो उन चेंजेस को। और जब इट तक इज। व्यक्ति, हाँ तो सॉरी जी, सर, सर, हाँ आई जी, जस्ट एडिंग टू। मैं खाली ऐड कर रहा था उसमें, इट इज ऑल्सो एंड ऑफ समथिंग एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू बिगनिंग। तो एग्रीड। भौतिक जीवन का एंड, और क्योंकि नवा हाउस 8वें के से शुरू होता है, तो अमन जी, स्टार्ट ऑफ द भौतिकता में ही, धार्मिक।
भौतिकता में ही मेरे पास 10 रास्ते हैं, मैं एक चीज को पकड़ Yeah. के दूसरे को छोड़ के दूसरे को पकड़ रहा हूं। जी केवल अध्यात्म ही नहीं, मैं भौतिकता में ही मेरे पास 10 रास्ते हैं। सो जी इट्स सेइंग दैट यू नीड टू ट्रांसफॉर्म, लीव समथिंग एंड टेक समथिंग एल्स, बिकॉज दिस राइट इज योर सरेंडर डेस्टिनी। या दैट्स सर द पाथ वी नीड टू वैसे फॉलो। सर आइडियली अगर हम किसी कुंडली को देखें, द लाइफ बिगिंस एट द फर्स्ट हाउस एंड एंड्स एट द एट्थ हाउस। यस, देखा जाए तो साइकिल फर्स्ट लेके एट्थ तक का ही है क्योंकि हमारा मेनली, जो शरीर हम वहीं एंड हो जाता है। हम लगन, एग्जैक्टली भौतिक सर। हम जन्म लगन में लेते हैं और अंत अष्टम में होता है, उसके बाद तो अष्टम आत्मा में ही जाएगी। इसलिए तो एट्थ हाउस बहुत हाँ जी सर। इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वही तो बात कर रहा है।